ओबीसी लीडर में जाति की बात को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे। सभी नेताओं की राय ऐसी नहीं थी जो सांप्रदायिक है। कभी भी वैचारिक तौर पे हम शरद यादव को अलग नहीं देखे। और जिनके खिलाफ काम करते हैं वो हमारे दुश्मन बनते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं वो हमें पहचानते ही नहीं, ना मानते भी नहीं। तो यही इसमें से एक उदाहरण है कि शरद यादव जी ने अपने अब इस लड़ाई को कौन आगे बढ़ाएगा? हम सब बचे हुए लोग, जब तक हम मरेंगे नहीं तो लड़ना ही चाहिए। मैं इस समय शरद जी के आवास पर हूं और सोशल जस्टिस के मसीहा, समाजवाद के सिपाही, मंडल मसीहा, इस देश के सबसे बड़ी आबादी 60% की ज़िंदगी को बदलाव लाने वाला मंडल कमीशन अगर लागू हुआ तो उसका क्रेडिट शरद यादव जी को जाता है। उनका निधन हो गया है। 7 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनके घर पर हूँ और लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और सोचिए कि लंबे समय से वो बीमार थे। ये तस्वीरें हैं और ये एक बार मैं आपको उनके पार्थिव शरीर तक ले चलने की कोशिश करूँगा। और ये तस्वीरें हैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ एक बार। और ये उनके अंतिम पार्थिव शरीर को हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके तमाम करीबी लोग जो हमेशा से उनके साथ रहें। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं और शांतनु हैं, उनके एक पुत्र हैं और एक बेटी भी हैं। तो ये उनके पार्थिव शरीर हैं। और सोचिए कि एक ऐसी शख्सियत जिनकी पूरी राजनीति जो है आप जब देखेंगे तो 7 बार एमपी रहे और अपने लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे और एक बड़े नेता जो पीएम बन सकते थे, एक ऐसे मटेरियल थे। लंबा संघर्ष रहा, छात्र आंदोलन से निकले। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और आइए उनसे बात करते हैं, एक शख्स जो हमेशा उनके साथ रहते थे। कल उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव होशंगाबाद ज़िले में है, वहां ले जाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा, अंतिम अंत्येष्टि होगी। उन एक शख्स हैं जिनके साथ वो जीवन भर उनके साथ रहे हैं। उनसे सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि कल का क्या उनका अंतिम शेड्यूल क्या है, कल का क्या रहेगा, क्या है आगे का। कल सुबह 9 बजे निकलेंगे भोपाल से बाई रोड उनके पैतृक निवास जो कल जहाज से भोपाल तक जाएंगे। हाँ, पार्थिव शरीर विशेष विमान से। हाँ, उसके बाद वहाँ से बाई रोड। वहाँ से कितना दूर है होशंगाबाद? करीब 2 घंटे का रास्ता। 2 घंटे का 200। कितने साल हो गए आपको शरद जी के साथ आप रहे? 45 ईयर्स। 45 साल रहे। संसद में जब पहली बार आए? जब संसद में 2 आए हैं। दूसरी बार आए थे। 7 बार संसद में रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री बने। तो ये इनको मैं जानता हूँ और 45 साल से आप उनके साथ हैं। जी हाँ। कुछ कहेंगे देश को शरद जी के बारे में? नहीं, बहुत बड़े नायक थे, मुद्दों को बहुत विशेष रूप से पकड़ के चलते थे। ओबीसी के मसीहा थे, दलितों के हमारे लिए पिता तुल्य थे। तो सोचिए, मैं पहली बार शरद जी के यहाँ गया था तो इन्हीं के थ्रू गया था। इनका लगातार फ़ोन बज रहा है। ये वो शख्स हैं जो सबसे लंबे समय तक 45 साल इन्होंने शरद जी के साथ काम किया। अब वो नहीं रहे और लोग आ जा रहे हैं और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये तमाम लोग हैं जो उनसे जुड़े रहें, सोशल जस्टिस के सिपाही और हमेशा से जो मंडल कमीशन है, राजनीति की लड़ाई है, वो करते रहें। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और सोचिए कि उनकी लड़ाई का नतीजा ये था कि वो दिल्ली में लगातार घर ढूंढ रहे थे। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, शरद जी ने उसका विरोध किया, तब वो राज्यसभा में थे और वो दिल्ली में घर ढूंढ रहे थे। लेकिन अभी हम लोग छतरपुर में हैं, छतरपुर के इलाके में,
और ये सच है कि शरद यादव को कई बार वो बसंत कुंज के इलाके में लुटियंस में घर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको घर नहीं दिया गया। कई जगह बात होने के बाद भी उनको घर नहीं मिला, क्योंकि वो उनके बारे में एक जो जातिगत नफरत था, जातिगत घृणा थी, वो हमेशा बना रहा लोगों का। और इस देश की एक बड़ी आबादी जो है 60-70% जो आबादी है, उनके लिए काम करते रहे। जितेंद्र जी हैं, क्या कहेंगे? एक तो ऐसी ही सोशल जस्टिस की लड़ाई, अब मान लिया जाए कि इसके साथ ही अंतिम कड़ी थे वो, रामविलास जी नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, शरद यादव नहीं रहे, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसी राम साहब, तो अंतिम कड़ी मान लिया जाए जो क्रिस्टल क्लियर थे अपने विचारों को लेकर। वो शायद मतलब 90 के राजनेताओं के 90 के दशक के जो राजनेता हुए उसमें वो सबसे ज़्यादा क्लियर थे। जाति को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, ओबीसी लीडर में, दलित लीडर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी लीडर में जाति की बात को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे वो। और जो समझदारी किसी भी सामाजिक न्याय के नेताओं में, और बार बार मैं कह रहा हूँ ये ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं था, क्लियर कोई नहीं था। और आप देखेंगे कि पूरे मतलब इवन घनघोर संघी जो है, अगर वो ओबीसी बैकग्राउंड का है तो उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी ताल्लुकात थे। तो एक तो अंतिम कह लीजिए, क्योंकि परिस्थिति बदल गई है और कोई ओबीसी लीडर जो है उसका कोई विज़न ही नहीं है। मतलब ओबीसी लीडर का एकमात्र विज़न किसी तरह कुर्सी है, और अनफॉर्चुनेटली पहले का समय था तो कुर्सी मिल भी जाती थी। अब दिक्कत यह है कि कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अंतिम समय में शरद जी को घर नहीं दिया गया, मतलब उनके घर छीन लिए गए, प्लस रेंट पर भी घर नहीं मिला, क्योंकि उन पर जातिवाद का ठप्पा लगा दिया सोशल जस्टिस की वजह से। अगर उनको अंत में छतरपुर आके रहना पड़ा। अगर इनका नाम शरद यादव नहीं होके शरद मिश्रा होता है, शरद त्रिपाठी होते, तो शायद देश के प्रधानमंत्री होते, और कम से कम टीवी चैनल तो कम से हफ्ता दिन उनके शरद त्रिपाठी के नाम पर या शरद मिश्रा के नाम पर हो रहा होता। जो आदमी सिर्फ जातीय आधार पर इतना भेदभाव हुआ। अब मतलब शरद यादव की मतलब कई कमजोरियां रही हैं, एक ह्यूमन बीइंग, अंततः हम लोग मतलब 5000 वर्षों की गुलामी है, तो कई बार मतलब अगर मैं कितना भी रेडिकल बात करता रहूं तो आप 50 बार मिलेंगे तो मुझे एक समय पाएंगे कि यार वो नहीं वो तो मैं गलत बात कर, उल्टी बातें कर रहा हूँ, जो उतना मैं रेडिकल दिख। तो शरद यादव से भी ये सब कुछ भूल हुई, खास करके एनडीए बीजेपी के साथ सहयोग करना उनके राजनीति की सबसे बड़ी भूल थी। और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था जब उन्होंने कहा था कि पहले धारा रहेगी तो विचार भी बचेगा, धारा बचेगी तो विचार भी बचेगा। ये बहुत ही गलत समझदारी थी उनकी, क्योंकि विचार ही रहेगा, धारा नहीं रहेगी। और शरद जी इस मामले में चूके। अब खास करके आप देखिए वो जो इतनी बड़ी चूक है ना, वो कि मुसलमान इस देश में पहली बार उत्तर भारत में, क्योंकि 90 से आपने कहना शुरू किया इससे पहले कि बीजेपी ब्राह्मणवादी है, बहुत ही ये है, आरक्षण खा जाएगा, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और आप 97 में उसके साथ चले गए। तो निजी तौर पर उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया होगा, लेकिन नहीं किया है सचमुच, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई को वहीं से बीजेपी को रास्ता मिला सत्ता में आने का पूरा। तो आपने वाजपेयी पहली प्रधानमंत्री उसी वजह से 10 महीने के लिए बने। हालांकि शरद जी का इनका दलील ये रहा कि नहीं हमने उनके इतने जो कुकर्म थे उसको दबा के रखे थे, 370 ये अयोध्या मामला फलाना चिलाना, लेकिन ये इस तरह की कोई बात नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। तो एक बड़ी भूल थी वो शरद यादव के राजनीति की। अदरवाइज इतने मतलब पूरी जिंदगी सोशल जस्टिस के नाम पर ही उन्होंने लड़ी। और देखिए मतलब इस देश जिया भी, हाँ पूरी तरह से जिया। 2 बार उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। कौन सा सांसद है 75 वर्षों में जिन्होंने 2 बार इस्तीफा दिया? 7 टर्म में 2 टर्म उन्होंने इस्तीफा दिया, 2 टर्म इस्तीफा दिया, और 1 टर्म राज्यसभा की सदस्यता वो एक वैचारिक पोजीशन लेने के चलते उस चली गई। लास्ट बार नीतीश कुमार ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, और लालू जी ने उनको राज्यसभा नहीं दिया, जिस लालू जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था।
अंत में घर खाली करना अंत में खाली करना पड़ा। और दिल्ली के इलाकों में घर नहीं दिया लोगों ने उनको। हाँ, ये ये शरद यादव है तो इनको नहीं रहना। वही एक सरनेम जो है वो पता नहीं, दलित पिछड़े कुशवाहा, पासवान और यादव और महतो इसको कब समझेंगे कि सरनेम का कितना वैल्यू होता है और कितना आपको पेड़ देता है। चुप रहेंगे तो ठीक है, अगर लेकिन अगर समाज के हितों के लिए बात करेंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। चुप रहेंगे तो आप जी लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप देखें ना कि 90 के दशक में जितने ओबीसी लीडर थे और दलित लीडर थे, एमपी मोटा मोटी इतने ही आज भी बन रहे हैं, कुछ कम हो जा रहे हैं। ढेर सारे एमपी ओबीसी के बने हुए हैं बीजेपी रिजिम में, और ढेर सारे मंत्री हैं और ढेर सारे एमपी हैं। लेकिन वो लड़ाई जो शरद यादव, जो मायावती, जो कांसीराम, मायावती थोड़ा कम, कांसीराम, मुलायम सिंह, इन लोगों ने लड़ी थी, लालू यादव, वो लड़ाई कहाँ गई? क्या सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन अब मंत्री बने हुए वो इसी मजा ले रहे हैं। तो आखिरी कड़ी थे शरद यादव, सोशल जस्टिस को लेकर उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं। बीजेपी का रास्ता जो उन्होंने दिया, जो बीजेपी के लिए रास्ता बना, वो उनकी एक बड़ी भूल कही जाती है। कट करते रहो ना 5-5 मिनट। हाँ। तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार। शरद, देखिए डॉक्टर उदित राज भी आए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और इस तरह से वो तमाम लोग जो हाल के दिनों में सोशल जस्टिस को लेकर एक्टिव हैं, उनका वो जमा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वो तमाम लोग हैं। यादव जी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने शरद यादव को बहुत करीब से देखा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें बता रहा है। अंतिम समय में उनको घर भी नहीं मिला दिल्ली के आसपास। जी 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 जी, यही तो एक बड़ी त्रासदी है ये देश के लिए कि जो व्यक्ति जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, और पहला वो उम्मीदवार था जो 1974 में तमाम विपक्षी पार्टियों के एक हलदर के चुनाव निशान पे लड़े। 26 साल की उम्र में नौजवान बन के आए, और वो जो मुहिम 74 से शुरू हुई तो पहली बार 77 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में। 7 बार सांसद रहे। 7 बार सांसद, 2 बार इस्तीफा, राज्यसभा में भी रहे, 2 बार त्यागपत्र दिया। एक बार इमरजेंसी में जब इंदिरा जी ने कार्यकाल बढ़ा दिया संसद का, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है। उन्होंने लेकिन सोशल जस्टिस के सिपाही, मंडल मसीहा, बीजेपी के लिए रास्ता भी उन्होंने खोला। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। कभी भी उन्होंने फिरका परस्ती से कभी भी समझौता नहीं किया। एनडीए के संयोजक रहे, पहली बार वाजपेयी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने 10 महीने के लिए। उस एनडीए में जो वाजपेयी, भूल तो थी वो नहीं, वो एनडीए की जो थी और ये जो अब जो एनडीए चल रहा है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। क्या माना जाए, सोशल जस्टिस की अंतिम कड़ी, अब कोई बात भी नहीं करेगा सोशल जस्टिस को लेकर, जिस तरह से धर्म की राजनीति। अब कोई नेता शरद यादव की तरह बोल पाएगा धर्म आडंबर पर? देखिए, ऐसा है कि आप और हम सब जानते हैं कि मंडल लागू कराने में सबसे अहम भूमिका शरद यादव जी की रही। ठीक है, हालांकि वो मुहिम लोहिया जी ने कभी शुरू की, पिछड़ा पावे 100 में 60, और फिर बीपी मंडल जी का आयोग बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो आखिर में जाके उसमें कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता बोल पाएगा संसद में जिस तरह से शरद यादव कर्मकांड के खिलाफ और गैर बराबरी के खिलाफ बोलते थे? अभी हाल ही में वो शरद जी के पुराने शिष्य हैं जो मधेपुरा के जो विधायक है चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, आपने सुना होगा। चंद्रशेखर राव श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, क्या होगा अब? सब कुछ खत्म? सब कुछ खत्म नहीं होता है कभी भी। कोई न कोई आगे बढ़ ही जाता है, और हमेशा देश में बहुत लोग हुए हैं। हाँ, जरूर है कि शरद यादव जैसा निर्भीक व्यक्ति कोई नहीं था राजनीति में, और हरदम अपनी बात बहुत खरे पर से करते थे। ये कभी ध्यान नहीं रखते थे कि इसमें हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा। अपना नुकसान करते रहे हमेशा, राजनीतिक नुकसान तो करते ही रहे। नुकसान भी उठाए हैं, ये कह सकते हैं, नुकसान भी उठाया उन्होंने। बीजेपी को रास्ता भी उन्होंने बनवाया, रास्ता। अब उस सिचुएशन को अगर आप देखें तो ये नहीं कहा जा सकता उन्होंने बनवाया। अब कांग्रेस के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन चल रहा था और एक सरकार बननी थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आई। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सभी नेताओं की राय ऐसी नहीं थी जो सांप्रदायिक हैं, और उनके जैसा आदमी था तो सरकार बनी, और वो भी सरकार जो बनी। शरद यादव का पूरा राजनीतिक जीवन बेदाग है, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। जब आप नहीं रहेंगे तो आपके काम का आकलन होगा।
सोशल जस्टिस के सिपाही, मंडल मसीहा, 60% लोगों के हक अधिकार की बात करने वाला वो सबसे कद्दावर नेता थे। लेकिन एनडीए के संयोजक बनने का जो पूरा क्लेम है वो भी उनको लेना पड़ेगा, और वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से इस देश में धर्म की राजनीति अपने उफान पर आई। और आज ऐसे लोग सत्ता में हैं जो धर्म की वजह से राजनीति करे, और जो मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा निकाले थे। तो दोनों चीज़ें शरद यादव के नाम के साथ टैग हो रहा है, लोग विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इतना तो है कि जिस दौर में चारों तरफ चुप्पी थी, जिस दौर में इस देश के बहुसंख्यक आबादी के घरों से इक्का दुक्का कोई नेता निकलता था, उस दौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बढ़िया करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल जस्टिस का रास्ता चुना। उसकी कीमत भी चुकाई। कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ी कि अंतिम समय में जब मेरी लास्ट इंटरव्यू है उनके साथ, दिल्ली के आसपास, लुटियंस के आसपास उनको घर देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अंत में उनको छतरपुर रहना पड़ा, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। तो सोशल जस्टिस के सिपाही, मंडल मसीहा और इस देश में जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ खुलकर अगर संसद में कोई बोलता था, बेलाग, बेधड़क, कास्ट सेंसस भी होने की चलाई हुई मुहिम है, जिसको अब बिहार में जिसकी शुरुआत हो गई है। हाँ, जातिवार जनगणना, वो मुहिम उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत आवाज़ उठाई और वो हुई भी एक तरह से, और आज बिहार में उसका कार्यान्वयन हो रहा है। बाकी श्रीकांत जैना जी बैठे हैं, पूर्व कैबिनेट में काफ़ी शरद जी के करीबी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। सुबोधकांत साया जी ज़्यादा बताएंगे, इन्होंने काम कर रखा है। बहुत काम किया उन्होंने, उनके कलीग भी हैं पुराने हैं। कैसे देखते हैं आप लोग सर, शरद जी अब नहीं रहे? क्या कहा जा सकता है, मैं तो 5 दशक का साथी थे हमारे, 74 आंदोलन के, जयप्रकाश आंदोलन के उस जमाने के साथी थे, जब वो जबलपुर विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन से बने अध्यक्ष थे और पटना आए थे। वो पहले दिन से लेके एक रिश्ता रहा है। लोहिया जयप्रकाशवादी एक अद्भुत युवा नेतृत्व के नेता थे। हम तो उस जमाने के युवा नेता जो जयप्रकाश आंदोलन की भूमिका में राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता का प्रतीक किया। और जैसा लोगों ने कहा आपको कि 74 का उनकी जीत वो टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिक्स का। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार, कभी भी वैचारिक तौर पे हम शरद यादव को अलग नहीं देखे। सरकार और परिस्थिति के अलग रहा, लेकिन हम लोग बहुत वैचारिक तौर पे एक बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व का मालिक शरद यादव। कैसे, आप क्या कहें? देखिए, शरद जी सामाजिक न्याय का जो मोर्चा है सारा देश में, इनका वो फेस थे। जो ओबीसी हो, SC/ST हो, माइनॉरिटीज हो, इनका, गरीब गुरबा लोग हो, उनका वॉइस थे। और मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन को जब इम्प्लीमेंट हुआ, उस टाइम वही VP सिंह जी का गवर्नमेंट में मैं भी मंत्री था। मंडल का बारे में मुझे ABC मालूम नहीं था, सच में बोलूं कि उड़ीसा में मंडल मूवमेंट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो जब ये चर्चा हुआ, उनसे मेरा बात हुआ कि क्या करें, तो कैबिनेट में एक स्ट्रोक में वो पास हुआ। उसके बाद मंडल रथ लेके जब निकले शरद जी इनका काउंटर में, जब कमंडल का रथ अडवाणी जी ने चलाए, मुझे याद है उस दिन हमारे घर पे भी पत्थरबाजी हुआ था वहाँ पंडारा रोड पे, जहाँ जिस घर पे मैं रह रहा था। मतलब वो उसमें जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के घरों पर भी पथराव हुआ था। बड़ा डेमोक्रेसी अच्छा था। नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, बात ऐसा है कि एंटी मंडलाइट फोर्सेस। तो डेमोक्रेसी की खासियत है ना कि विरोधी कम से कम मंत्री के घर पे प्रस्ताव कर सकते हैं। अरे मेरा आजकल तो गली से गुजर नहीं उस सकते। वक्त मैं देश का होम मिनिस्टर था। आप लोग आत्मदाह कर रहे थे और जो है
लेकिन उसके बावजूद भी हम गोली नहीं चलाए, यही फर्क था हमारे में और दूसरी तो सरकार। क्रेडिट दे रहा हूँ कि आप लोग डेमोक्रेटाइज मंत्री थे, मिनिस्टर। हम देखिए, जब भावना हो जाती है तो उसको सब्सिडाइज करने का टाइम देना चाहिए, उसका इलाज गोली नहीं है। क्योंकि हम लोग आज उम्मीद कर सकते हैं कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर आपको ऐसा है, उस टाइम आपको याद होगा बीपी सिंह जी बताए थे कि भाई गोली नहीं चलेगा कहीं पे भी। अच्छा, ओपन स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर का उस टाइम का, चाहे वो जो भी। कैबिनेट मिनिस्टर थे और आप होम मिनिस्टर थे और आपके घर पर पथराव हुआ। पथराव मेरा घर पर, रामविलास जी का घर भी फूका गया था और वो चौधरी चरण सिंह के घर में उन्होंने शरण ली थी, तो वो भी एक दौर था। खैर ये भी एक दौर है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या सोशल जस्टिस की लड़ाई शरद यादव के साथ खत्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है युवा नेताओं से। क्या कटियार साहब, सोशल जस्टिस की लड़ाई शरद यादव के साथ अब खत्म हो जाएगी? पहले अभी जो वरुण जी से आपकी बात चल रही थी, तो एक बात आपने कही कि बहुत नुकसान उठाया। राजनीति में शरद जी एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने राजनीति को फायदे और नुकसान के तराजू के पल्ले में तौला ही नहीं, हमेशा सही और गलत के पैमाने को लिया उन्होंने। और सामाजिक न्याय का जो रास्ता है वो तो लोकतंत्र का रास्ता है, वो कैसे बंद हो सकता है? और लोग आएंगे, आगे बढ़ेगी बात, क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय जमीन पर नहीं उतरेगा तब तक लोकतंत्र भी तो नहीं उतरेगा। इसलिए लड़ाई आगे जारी रहेगी। मैं बहुत बहस में नहीं जाना चाहता हूं। उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। शरद यादव के परिनिर्वाण के बाद पूरे देश में दुखी है, पूरी दुनिया से लोग उनको विश कर रहे हैं। कोलसे पाटिल साहब हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। कोलसे साहब क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो बहुजनों के लिए जिन्होंने सब अर्पण किया था, उसमें से एक एक हमारा हीरा चले जा रहा है। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि ये इंसान के आखिर के दिन में इनको जो चाहिए था वो रिस्पेक्ट नहीं मिला। यही बहुजन लीडरों की खासियत है कि जो समाज के लिए सफ़र करते हैं, समाज उनको पहचानता नहीं, और जिनके खिलाफ काम करते हैं वो हमारे दुश्मन बनते हैं। जिनके लिए हम काम करते हैं वो हमें पहचानते ही नहीं, ना मानते भी नहीं। तो यही इसमें से एक उदाहरण है कि शरद यादव जी ने अपने, अब इस लड़ाई को कौन आगे बढ़ाएगा? हम सब बचे हुए लोग, जब तक हम मरेंगे नहीं तो लड़ना ही चाहिए। हम सब तो कोलसे पाटिल साहब हैं जो मुंबई से शरद यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। चल तू ऑटो दिखाना यार, मैं ऑटो में उठता बस हो गया, इतना दिखाओ तुम। देखिए, और रिटायर्ड जज हैं, बहुजन समाज के रिटायर्ड जज हैं, मराठा समाज से आते हैं और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए वोटों से चल रहे हैं। रिटायर्ड जज इस देश के बहुजन समाज के रिटायर्ड जज जो हैं, ये ऑटो रहा आपका सर, ये रहा। तो देखिए ये जज हैं, हाई कोर्ट महाराष्ट्र, मुंबई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं मेरे साथ, और आप ऑटो से चल रहे हैं जज साहब हैं। ये गाड़ी वाला नहीं, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और वो कोलसे पाटिल साहब जो हैं वो ऑटो से चल रहे हैं, ये भी मतलब। और ये देखिए कि ऑटो से हमारे देश के बहुजन समाज के नायाब बहुजन आंदोलन को लड़ रहे हैं। बैठिए सर। तो कोलसे पाटिल साहब हैं मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज, बहुजन समाज के जज। अपनी शर्तों पर इन्होंने रहे और आभारी हूँ, इसका आभारी हूँ। ये हमेशा प्यार करता है और हम, वो जानता है कि हम क्या है। चलो। तो मराठा समाज से थे, रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया था और अब वोटों से चल रहे हैं और समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, इस देश के 90-95% आबादी, जिसके हक अधिकार के लिए जो लोग लड़ते हैं, चाहे वो फूले हो, अंबेडकर हो, पेरियार हो, उनकी ज़िंदगी इतनी गुमनामी में क्यों खो जाती है? आज भी देखिए, इस देश में 2 बार मंत्री रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो किसी सवर्ण समाज से होते तो उनकी ख्याति का प्रचार प्रसार जो है वो दूर दूर तक होता। तो वो जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे वो न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है, न फिल्म में है, न इंडस्ट्री में है, न मीडिया में है। इसलिए ऐसे शख्सियत को मरने के बाद गुमनामी मिलती है। लेकिन इतिहास सबका हिसाब करता है। फिर से जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिस तरह से, चाहे वो जगदेव बाबू हों, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे मानवर कांसी राम हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव उसी कड़ी के एक बड़े सिपाही थे
जिन्होंने इस देश के उन लोगों की लड़ाई लड़ी जो हाशिए के लोग थे, जिनको जाति के नाम पर इस देश के सिस्टम से बाहर रखा गया और जो आज भी इस देश में मजदूर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस है। शरद यादव उनके सहारा थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक कठिन लड़ाई है, इसमें गुमनामी है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये वो लड़ाई है जो आपको जीते जी तो नहीं, लेकिन जब आपका इतिहास में आकलन होगा तो आप इंसानियत, मानवता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और समानता के पक्ष में खड़े दिखेंगे। तो इस देश में एक लंबी परंपरा रही है, बुद्ध से लेकर कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर कांशी राम साहब, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, मुलायम सिंह यादव, और उसी कड़ी में शरद यादव एक मजबूत कड़ी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के 90-95% लोगों को अपने इस सामाजिक योद्धा, अपने इस नायक के लिए खड़ा होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि आपको जो कुछ भी मिला है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, संविधान में, संसद के जरिए मिला है, जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते शरद यादव अब नहीं रहे। अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।